This call is now being recorded. This call is now taking place. स्पाइन सीधी 3 बार ओम का उच्चारण और उसके बाद प्रार्थना। ओ ओ ओ वह शक्ति हमें दो दयानिधि कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों बिकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल देश दंभ पाखंड झूठ अन्याय से निष्दिन दूर रही, जीवन हो शुद्ध सरल अपना शुचि प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। जिस देव भूमि में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा और हम उनका भी स्वागत कर रहे हैं, जो वीडियो के माध्यम से इस क्लास को देखेंगे और सुनेंगे। हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहां की मनीषी ब्रह्मलीन एमपी खेमकर सर के हिमणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को यह शोहरत मिली हुई है और हमारी इस एक्यूप्रेशर विधा को इतनी ख्याति मिली हुई है और इतनी उन्नति प्राप्त हुई है। खेमकर सर के कुछ सपने हैं, उनके कुछ भाव हैं और कुछ उनकी संकल्प है। वो है ईच वन रीच वन, ईच वन टीच वन, ईच वन टीच वन। इसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलाने, पूरे संसार में फैलाने का हमारा सपना है। और हमें विश्वास है कि विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार इष्ट मित्र बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज की क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। आज सेकेंड सेमेस्टर में हम लोग चर्चा करेंगे, इंटरेक्शन है, हम लोग चर्चा करेंगे जो असाइनमेंट है उस पर, और कुछ मल्टीपल चॉइस प्रश्न पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो उसी को हम लोग
कल हम लोगों ने सेमेस्टर 1 किया था, आज हम लोग सेमेस्टर 2 करने जा रहे हैं। ये हमारे असाइनमेंट बुक है, और ये इस असाइनमेंट बुक में ये सेमेस्टर 1 और डिप्लोमा मतलब सर्टिफिकेट कोर्स के लिए और डिप्लोमा कोर्स के लिए, यानी सेमेस्टर 1 और 2 के लिए इसको रखा गया है। तो ये हमारे इसी पर जो है असाइनमेंट पर चर्चा होने जा रही है। हमारे बीच में सुधा पाठक जी उपस्थित हो गई हैं। प्रणाम सर। समवाय प्रणाम। वो समवाय फाउंडेशन की उनका स्वागत है, वो समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और आज की इसमें फैकल्टी भी है, तो उनका स्वागत है। और हम लोग हमारे बीच में कमलेश कुमार तिवारी जी उपस्थित हो गए हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और हमारे आज की फैकल्टी भी है, तो उनका स्वागत है। तो हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। प्रणाम सर। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं असाइनमेंट पेपर। ये सेमेस्टर 2 पर हम लोग चर्चा करेंगे आज। तो हम लोग सेमेस्टर 2 के असाइनमेंट पर चर्चा करने जा रहे हैं। सेम 2 BHB जी। तिवारी जी। यस सर। ये सेम 2 का है, BHB वाला है। जी जी। बताना चाहेंगे तो शेयर कर दे रहा हूँ। कोई कैंडिडेट है कि नहीं सेम 2 वाला? कोई वो आवश्यक नहीं है, वो हो चाहे ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा यूट्यूब में है, जी 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 अभी सब सुनेंगे देखेंगे। जी। आज ज्वाइन करना था, ज्वाइन करेंगे भी, अभी अच्छा। ज्वाइन कर लेंगे फिलहाल। हम्म। ये सेम 2 का BHB का वो सेम वो है ना असाइनमेंट? असाइनमेंट है जिसमें कि एक प्रश्न का उत्तर देना है, कोई बताना है क्यों कि भाई उसमें ये उत्तर देना है, वो जो भी मतलब ये एक जैसे ही बताना है कि प्रश्न का उत्तर देना है, तो 3 प्रश्न मान लीजिए उसमें होंगे, उसमें एक प्रश्न का उत्तर देना है और लगभग जो है मल्टीपल जो बी वाले हैं इसमें 4-5 पेज, 5 पेज में लगभग। और अगर आकृति बना जहाँ डायग्राम की है वहाँ डायग्राम की बना देंगे तो उसमें अच्छे नंबर मिल जाएंगे। और ये है, और 3 में से एक करना है, मतलब ये है। और जो नॉर्मल वाले प्रश्न है वो ऊपर थोड़ा करिए सर। ये 1 into 15 लिखा है, किसी एक का उत्तर दे। 15 नंबर का एक क्वेश्चन है। 15 नंबर का एक क्वेश्चन है। करेक्ट। सेमेस्टर 2 का है ना ये? हाँ सेमेस्टर 2। हाँ एक्चुअली ऑफिस से आया हूँ। सेमेस्टर 2 है। अब मैं अच्छा ये मेरे पास तो है नहीं, शेयर आप ही को करना पड़ेगा। शेयर तो हो रहा है, दिखाई पड़ रहा है। जी जी दिख रहा है सर, बिल्कुल दिख रहा है। जी जी बिल्कुल दिख रहा है। मैं स्क्रीन बड़ा कर रहा हूँ।
अब वो दिख रहा है, मैं स्क्रीन अपना थोड़ा बड़ा कर रहा था, तो 1 मिनट से ज्यादा सा यही नहीं दिखेगा ना। हम लोग ये सेमेस्टर 2 के बीएचबी के असाइनमेंट पेपर पे चर्चा करने की कोशिश कर रही है कि हम लोग जो असाइनमेंट वहाँ पे संस्थान में हेड ऑफिस में भेजना पड़ता है, जो ये 50 नंबर का है, तो इसको हम लोग लिख के और अपनी जो कॉपी है वो संस्थान को भेजते हैं, जिससे कि वहाँ पर वो लोग चेक करके मार्किंग करते हैं। और ये आपके पास फैसिलिटी है कि आप इसे स्टडी करके बुक की हेल्प लेके किसी तरह, मतलब ये आपको मेमोराइज होना है और आप ये समझ पाएंगे कि ये लिखने का जो बड़ा फायदा ये है कि आप जब लिखेंगे बुक में ना, तो जो भी क्वेश्चन लिखेंगे उसका जो इंफॉर्मेशन है आपके पास मेमोराइज भी होगी और एक फायदा भी होगा। तो ये जैसे ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो है, एक सेक्शन 1 जो है, जो पार्ट 1 है, जो सेक्शन 1 के रूप में है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। मतलब कि ये जो क्वेश्चन है इसमें जो आंसर है उस वो थोड़ा लेंथ ज्यादा होगी, मतलब आप ज्यादा विस्तृत रूप से लिखने का प्रयास करिए। और ये 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें 3 ही क्वेश्चन है ना सर इसमें ऑप्शन? 3। हाँ, तो ये 3 जो क्वेश्चन है इसमें से किसी भी एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। और इसमें आप जैसे कोई भी क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन को सिलेक्ट, जैसे आप ये लिखा हुआ है कि अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, मतलब ये 3 जो क्वेश्चन है किसी भी एक क्वेश्चन को आप अपनी नोटबुक में जो भी आपको भेजना है संस्थान में, उसमें आप लिखिए, अच्छे से लिखिए। क्योंकि ये 15 नंबर का क्वेश्चन है, तो करीब करीब 50 में से 15 मतलब अप्रॉक्स 1/3 नंबर यहाँ से मिलेंगे। तो ये जो भी क्वेश्चन है उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। अब जैसे बोलता है कि राइट अबाउट स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड लोकेशन, तो लोकेशन, स्ट्रक्चर और लोकेशन आप तभी दिखा पाएंगे जब आप एक फिगर बना पाएंगे। फंक्शन तो आप लिख लेंगे, तो कोशिश करिए कि आप उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन को लिखिए। और लोकेशन एक पिक्चर बनाइए अगर पॉसिबल है तो, कोशिश करिए अगर अच्छे नंबर लेना है तो। और उसमें जो पार्ट्स है ना, मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम से जुड़े हुए जो भी पार्ट्स हैं, इपिडिडाइमस और जो भी लोग हैं, उनको आप इंडिकेट करिए तीर के निशान से, कि जो एग्जामिनर होगा वो ये जान पाएगा कि आप हर पार्ट को स्पेसिफाई कर रहे हैं, तो इंडिकेट भी कर रहे हैं कि वो पार्ट यहाँ है। तो उस अलग अलग पार्ट के, इस जैसे मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम में जितने भी पार्ट मुख्य रूप से हैं, उनके फंक्शन को अलग अलग से लिखिए और उस स्ट्रक्चर को चित्र बना के एक्सप्लेन करेंगे। तो जो भी एग्जामिनर है वो प्रभावित होगा। और आप कोशिश ये करिए कि अगर पिक्चर नहीं बनाएंगे तो इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी। तो इस तरह यूज करना है। इन तीनों में से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करिए, एंडोक्राइन सिस्टम को यूज करिए या हार्ट की संरचना को, जो भी आपको अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि हमको इन तीनों क्वेश्चंस को पढ़ने चाहिए और जानने चाहिए। आंसर हम भले का भेज रहे हैं, लेकिन जो भी भेजिए वो स्पष्ट रूप से भेजिए कि एग्जामिनर जांच सके। और अगला जो सेक्शन है, सेक्शन 2, ये 60 क्वेश्चन है। मैंने कि इसकी लेंथ 1 पेज में भी आप इसको लिख सकते हैं, 1 से 1.5 पेज में। पहले क्वेश्चन को 4 से 5 पेज में आप ले जाइए, पॉसिबल है तो। और आप ही लिखिए ऐसा कि सामने वाले के पास जो आप लिख रहे हैं वो इंडिकेट करे कि आप कहना क्या चाहते हैं। मेरे हिसाब से बहुत सारी हिस्ट्री की जरूरत नहीं है, आप अपने जो चाहते हैं वो बताइए। एग्जामिनर को आपकी लाइन इंपैक्ट करनी चाहिए। और ये जो 60 आंसर क्वेश्चन है, आप इसको 1 से 2 पेज में ले जाइए। और इसमें से 5 क्वेश्चन है जिसमें से 3 आपको करने हैं, तो कोई भी 3 आप करिए। इसमें भी कोशिश करिए कि छोटी पिक्चर अगर बना सके तो ठीक है, नहीं बना सके तो कोई बात नहीं। और इसको 1 से 1.5-2 पेज में जरूर ले जाइए एक्सप्लेन करने, क्योंकि 5 नंबर के हैं तो 3 क्वेश्चन करने हैं। तो इनमें से 3 जैसे 5 क्वेश्चन है, तो आप पढ़ लीजिए, आपको जो भी अच्छा लगता हो, जिसमें ज्यादा आपको समझ में आता उसको जरूर लिखिए और उसको करिए। अब हम लोग पार्ट 3 की बात करेंगे। उधर 15 और 15 30 नंबर के हैं। बाकी जो थर्ड पार्ट सेक्शन 3 है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन का 1 नंबर है। तो 20 into 1 तो दैट इज 20, मैंने 20 मार्क्स के पूरे हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव है। कोई एक क्वेश्चन, कोई जो 4 आंसर है इसमें से कोई एक सही होगा
तो आपको ये क्वेश्चन को पढ़ना है और वो देखना है कि वो क्वेश्चन किससे रिलेट करता है। तो जिससे रिलेट करता है उसको आप टिक लगाइए और आप अपने आंसर शीट में क्वेश्चन नंबर भी लिखिए और उसका आंसर लिखिए अगर पॉसिबल है। जैसे ये क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नेफ्रॉन का भाग नहीं है? ग्लोमेरुलस, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटिव ट्यूब, मिडिल कन्वोलेटिव ट्यूब, डिस्टल का। तो इसमें से अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन 1 का आंसर ग, हिंदी में ग लिखा और इंग्लिश में सी है, मिडिल कन्वोलेटिव, अगर ये पार्ट नहीं है तो आप क्वेश्चन 1 लिखिए और सी लिखिए और मिडिल कन्वोलेटिव ट्यूब भी अगर लिखना चाहे तो लिखिए, वो बहुत अच्छा है। नहीं लिखते तो 1C भी लिखेंगे तो चलेगा। तो इस तरह की प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरिन, मूत्र क्या है? तो मूत्र हम लोग पढ़े थे कि जो दो चीजें हैं जो मुख्य रूप से हमारे शरीर में एसिडिक नेचर में होंगी, एक है यूरिन और एक है सलाइवा, क्योंकि ये दोनों ही किल करते हैं बैक्टीरिया को। तो यूरिन जो है क्या है, वो अम्लीय है। तो हमको इसको लिखना है यूरिन और ए, आप एसिडिक ऑप्शनल है, अगर एसिडिक लिखेंगे तो बहुत अच्छा, अदरवाइज 2A भी लिखेंगे तो चलेगा। नेक्स्ट, नेफ्रोटिक सिंड्रोम निम्न की बीमारी है। कहाँ की बीमारी है? तो जहां भी नेफ्रो शब्द आता है ना, ये किडनी से रिलेट करता है। नेफ्रॉन इसका सेल है, तो स्मॉलेस्ट यूनिट है, तो नेफ्रो मींस किडनी से रिलेट करता है। तो 3C। ल्यूकोरिया, ल्यूकेरिया ये बड़ा कॉमन है, मैक्सिमम लोग जानते हैं, ये वजाइनल सिक्रेशन है, तो फीमेल से रिलेटेड ये है। तो आपको लिखना है 4B। वीर्य परीक्षण में शुक्राणुओं की संख्या, इसमें नॉर्मल काउंट है, ऊपर वाला सामान्य संख्या, मतलब कि कितना होगा, ये हम लोग की बुक में एक्सप्लेन है कि वीर्य परीक्षण में शुक्राणुओं की संख्या का मतलब वो ये पूछ रहा है कि आप जो ह्यूमन है इनफर्टाइल या फर्टाइल कब होगा। तो फर्टाइल होने की कंडीशन क्या है? मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो मेल है वो फर्टाइल कब होगा। तो इस क्वेश्चन का मतलब ये नॉर्मल काउंट ऑफ स्पर्म, तो इस केस में 60 to 120 मिलियन जो है दैट इज द सीमेन एग्जामिनेशन, नॉर्मल ये मिलेगा, तभी ह्यूमन वो फर्टाइल होगा। इससे कम होने पे फर्टिलिटी नहीं होगी, इनफर्टाइल होगा। ये आर्टिवेंटिकुलर नोड, ये जो भी नोड है, एसए नोड या एवी नोड, एवी नोड एक पार्ट है हार्ट का जो एसए नोड से करंट लेके वापस वेंट्रिकल्स, एट्रियम से वेंट्रिकल को भेजता है। तो एसए नोड जो है जनरेट करता है और वो एवी नोड को भेजता है, और ये बाकी जगह पर्किंजे फाइबर्स की तरफ ये करंट को सर्कुलेट करता है। तो 6B दैट इज हार्ट। मायोकार्डियल, मायो मने ये जहां शब्द आएगा ये हार्ट से रिलेट करता है। ये मायो मने कि ये हार्ट की बॉडी का एक मने जो है बीच वाला को मायोकार्डियल हम, तो मायो शब्द रिलेट करता है हार्ट से, दैट इज 7B। नेफ, हम लोग बोले थे वृक मने ये किडनी की बात कर रहा है, तो किडनी का फंक्शनल यूनिट स्ट्रक्चरल नेफ्रॉन है। तो 8A। पल्मोनरी आर्टरीज की बात कर रहा है, धमनी, पल्मोनरी आर्टरीज जो है ये क्या है, यहाँ थोड़ा हम लोग को याद कर लेना चाहिए कि पल्मोनरी आर्टरीज में नॉर्मली क्या है कि शुद्ध बहता है, लेकिन चूंकि ये लंग्स से हार्ट को ले आता है, ये थोड़ा एक चेंजेस है। लंग्स से हार्ट को ये ब्लड लेके आता है आर्टरी, तो यही एक ऐसी आर्टरी है जिसमें इम्प्योर ब्लड मूव करता है। माने इम्प्योर का मतलब है यहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, सॉरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है लंग्स टू हार्ट। अब ये फिल करना है, ब्लड गोज टू होल बॉडी फ्रॉम, तो क्लियर है हम लोगों को, लेफ्ट की तरफ से एट्रियम से वेंट्रिकल को आता है और वेंट्रिकल से वो एरोटा के थ्रू बॉडी को जाता है, तो दैट इज 10D। हार्ट का जो एक सामान्य साइकिल है वो 0.8 सेकेंड है, 0.8 सेकेंड में कंप्लीट कर लेता है ब्लड सर्कुलेशन, दैट इज 1। कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट इज द सिस्टोल। श्वसन चक्र जो है, जो हम लोग रेस्पिरेशन है एयर वाला, ये नॉर्मल रेस्पिरेशन 4 सेकंड का होता है, 4 सेकंड। ग्लूकागान जो है ना, ये पेनक्रिया जो सीक्रेट करता है,
वो ग्लूकागान, तो ये पेनक्रियाज है, दैट इज 4। ये पेनक्रियाज से रिलेटेड सिक्रेशन है, पेनक्रियाज का ग्लूकागान। 14C ये बोलता है कि LH निम्न से संबंधित है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। LH का मतलब यहाँ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, तो कहां से रिलीज होता है? तो ये जो 7 हार्मोन रिलीज होते हैं पिट्यूटरी से, वो एक पार्ट है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, दैट इज LH। ये पिट्यूटरी में काम आता है, इसकी भूमिका रहती है। नमस्ते सर, प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम सर। स्क्रीन को आगे करेंगे क्या? सर कौन से उसके सेमेस्टर के करवा रहे हैं, कौन से सन के हैं ये? सेकेंड सेमेस्टर का BHB हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। यस सर। बता रहा हूँ, बता रहा हूँ। असाइनमेंट पेपर है ये। अभी 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 तो हम लोग जो असाइनमेंट से मैडम कर रहा है असाइनमेंट। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं सर, मेरी भी रखी हुई है असाइनमेंट की बुक, मैं भी हाँ मैं देख लेती हूँ। थैंक यू सर। सेकंड सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर ठीक है। अरे वो हमारा बर्थडे नहीं ऊपर सर कौन सा क्वेश्चन है ये? 14 14 अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप पे चर्चा कर रहे हैं। सेकेंड सेमेस्टर का BHB का कर रहे हैं, तो कौन सा क्वेश्चन है? अभी हम लोगों ने 15 तक चर्चा किया था, यस सर ठीक है। और बाकी जो कि आपको फुल फॉर्म लिखने आप देख लेंगे तो GFR ठीक है ठीक है सर। दिख रहा शेर हो रहा नहीं हो रहा शेर सर शेयर हो रहा है, वहीं पर है 15 तक। इनको आ रहा है। अब हो गया ठीक, चलिए। हाँ आगे सर स्क्रीन लिखे क्या, वो फुल फॉर्म आगे वाला? और सुन रहा वो शेयर हो रही ना? हाँ सर शेयर हो रहा है। चलिए, हो रहा है। ग्लूकागोन पे थे। हाँ ग्लूकागान जो था ये पैनक्रियाज से सीक्रेशन होने वाला हार्मोन है ग्लूकागान, जो ग्लूकोज को कंट्रोल करता है। तो एक इंसुलिन और ये दोनों रिलीज होते हैं, तो दैट इज पैनक्रियाज। LH ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है LH, तो ये पिट्यूटरी से जो 7 रिलीज होते हैं ये उनसे है। दिख रहे हैं सर अगले वाले ये GFR फुल फॉर्म लिखना है GFR का, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। GFR ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ECG है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। हाँ, और तीसरा LDH हाँ एल्डिनो।
सर एंटी डायबिटिक हार्मोन आएगा। एंटी डायरेटिक हार्मोन है, हम्म, और जेजी एपरेटस है, जक्स्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस, और टीएसएच है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हो गया। ये स्टिमुलेटिंग हम लोग का हार्मोन। सेमेस्टर जो है, सेमेस्टर 2 का जो एक पेपर है वो हमारा समाप्त हो गया। सुधा पाठक मैडम, यस सर। चाइनीज। असाइनमेंट 2 चाइनीज। हाँ सर, स्टार्ट करें सर। हाँ चलिए। सबसे पहले अरविंद सर का अभिनंदन करते हुए क्लास में उपस्थित साथियों का मैं स्वागत करती हूँ। अभी तक हमने सेमेस्टर 1 और का असाइनमेंट, सेमेस्टर 1 के असाइनमेंट पर चर्चा की, और आज के तिवारी सर ने बीएचपी में सेमेस्टर 2 पर चर्चा की। इसके आगे हम बढ़ते हैं। क्योंकि आप लोगों को कल सर ने पूरी तरह ब्रीफ कर ही दिया होगा कि कॉपी किस तरह से, असाइनमेंट बुक किस तरह से बनानी है, इसलिए उस पर टाइम नहीं देते हैं। बीएचपी नहीं, सॉरी, चाइनीज में, इसमें 3 सेगमेंट में क्वेश्चंस बटे हुए हैं। पहला लॉन्ग क्वेश्चंस, उसमें 3 क्वेश्चन है, उसमें एक को अटेम्प्ट करना है, हमारी कॉपी में एक बनाना है। तो इसमें सबसे पहला है, 15 नंबर का होता है। इसमें पहला है, ऊर्जा का चाइनीज सिद्धांत क्या है, ऊर्जा के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या कीजिए। तो जैसे नाम से ही लग रहा है लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसको हम चाहेंगे कि 3-4 पेज में हो, 3-4 पेज में कवर हो। वैसे तो अगर इसको लें तो बहुत लंबा जाएगा, जितना लिखना चाहे ऊर्जा, क्योंकि हमारी पूरी टेटाइज ही इस पर भरी पड़ी हुई है। तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए हमें अपने ही टेटाइज 7, जैसा कि हम जानते हैं सेमेस्टर 2 टेटाइज 7 से रिलेटेड है, तो टेटाइज 7 के चैप्टर 4 में पेज नंबर 49, पेज नंबर 49 में ऊर्जा के सिद्धांत के बारे में हमें पूरी तरह से लिखा गया है। उसमें से हम अपने चैप्टर 4 पेज नंबर 49, सर मैं ठीक हूँ ना? हाँ ठीक है, बस नहीं, बहुत अधिक बताने की आवश्यकता नहीं, बस बता दीजिए। सर वो नहीं, पेज नंबर सही है ना, 49 पेज। हाँ वही यही है। हाँ, यही। तो इसमें इस पे हम लेकर, हाँ, इससे चाइनीज के सिद्धांत इसमें पूरे लिखे हुए हैं। इससे हम अपने अपने हिसाब से, अपने अपने सेंस को अप्लाई करके इसके बारे में हम लिख सकते हैं। फिर ऊर्जा के विभिन्न प्रकार की व्याख्या कीजिए। तो इस तरह हम अगर करेंगे, इस अपनी बुक से अगर मदद लेते हैं, तो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। फिर दूसरा है हमारा, रोगी की संरचना के प्रकार के बारे में बतावे। तो ये भी हम टेटाइज 7 में चैप्टर 9 पेज नंबर 93, चैप्टर 9 पेज नंबर 93 में अगर हम देखते हैं, तो डायग्नोसिस चैप्टर है हमारा, पेज चैप्टर 9 डायग्नोसिस चैप्टर है। उसमें डायग्नोसिस से पहले हमें पूरी तरह से ब्रीफ किया गया है कि किस तरह से हमें कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को देखकर, लुकिंग, हियरिंग, स्मेलिंग, आस्किंग, फीलिंग, ये सब सारी सब कुछ को फॉलो करते हुए किस तरह से हम डायग्नोस कर सकते हैं। तो और उसके बाद फिर आगे आता है कॉन्स्टिट्यूशन टाइप ऑफ पेशेंट, उसमें हमें पूरा दिया गया है। और इस तरह इसका पूरा ब्रीफ, पहले तो पॉइंट 94 पेज में पॉइंट वाइज लिखा हुआ है, फिर इसको पूरी तरह से ब्रीफ किया गया है। तो इस तरह से इस चैप्टर की मदद से हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन अगर हम लिखने लगे तो हमारे 3-4 पेज में कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसमें अगर आप चाहे तो अपने हिसाब से, जैसे इसमें पिक्चर्स बनाए गए हैं, उस हिसाब से आप पिक्चर भी बना सकते हैं, तो अच्छा ही इफेक्ट आएगा। पूरी बिल्कुल बीएचपी की तरह क्लीन नहीं होना चाहिए, क्लीन कहना तो शार्प नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा हम बना सकते हैं जैसा हमारी बुक में दिया गया है। इस तरह से हम सेकंड क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। फिर हमारे पास है रोगों के 6 चरण, तीसरे नंबर पर है, रोगों के 6 चरण और 6 चैनल धुरियां क्या है, सभी 6 चरणों की विवेचना करें। तो वैसे तो हमारे स्टेटाइज 7 में सेकंड सेमेस्टर में इसको नहीं पढ़ाया गया है, फिर भी इसका हमारे चैप्टर में है, हमारे इसमें है चैप्टर 17। हाँ, चैप्टर 17 में इसको हम ये करते हैं। हमारे टेटाइज 7 में चैप्टर 17 में इस पर ब्रीफ किया गया है। इसके अलावा हमारे इस क्लासेस का वीडियो में सर का क्लास भी बहुत अच्छा लिया है इस पर, और निरंजन सर ने भी बहुत ही अच्छा 6 की के बारे में हमें बताया है। इस तरह से अगर उसकी हेल्प लेकर आप नोट्स बनाती हैं, अपने क्वेश्चन का आंसर करती हैं, तो बहुत अच्छे ढंग से इसका आप आंसर कर पाएंगी। वैसे चैप्टर 17 में आप जाएंगे तो पूरा का पूरा इसमें ब्रीफ किया हुआ है। तो इसमें से तीनों में से किसी एक, मैंने तो सिर्फ लमसम आपको बताया, आपको जो भी इजी लगता है, नॉर्मली आप जिसको सही ढंग से अपने मन से कर सकते हैं, उसको आप अटेम्प्ट कीजिए। फिर दूसरा सेगमेंट है हमारे पास
शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, उसमें 3 प्रश्नों के उत्तर दे, 5 दिया हुआ है, उसमें से एनी 3 को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। पहला है इसमें पृथ्वी तत्व से संबंधित रोगी की विशेषता। तो अभी जो हमने कॉन्स्टिट्यूशंस देखा था, अभी जो चर्चा की थी, उन कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर जितने भी हमारे पास 5 एलिमेंट से रिलेटेड जितने भी डिजीज हैं, उसके अकॉर्डिंग सारा ब्रीफ किया गया है। तो ये भी आपको मिल जाएगा ट्रेटाइज 7 96 पेज नंबर में, इसके बारे में पूरी तरह से दिया गया है। और ये बात बताना मैं भूल गई, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आप आधे पेज से, अगर आधा पेज से ज्यादा अटेम्प्ट करती है, 1 पेज में 1.5 पेज में अगर होता है तो सफिशियंट है। तो अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर ट्रेटाइज 7 96 पेज से लेती हैं तो इनफ है, सफिशियंट है इसका आंसर। फिर ऊर्जा के मूल कार्य, यह हमारे ट्रेटाइज 7 में 51 पेज में इसका आंसर आपको मिल जाएगा। ऊर्जा पर ही सारा रिलेटेड है। इससे पहले भी हमें पहला क्वेश्चन भी, लॉन्ग क्वेश्चन भी ऊर्जा का ही था। तो उसमें से हम छोटा सा उसका सेगमेंट लेकर अपने हिसाब से, अपनी बुद्धि लगाकर इसको हम शॉर्ट क्वेश्चन में इसको बना सकते हैं। फिर स्प्लीन की सिंकिंग के 5 लक्षण, स्प्लीन की सिंकिंग के, फिर ऐसे डायग्नोसिस वाले चैप्टर में अगर हम जाते हैं तो इसमें हमें पेज नंबर 67 में इसका आंसर पूरी तरह से हमें मिल जाएगा। स्प्लीन की सिंकिंग के बारे में हमें इसमें लिखा हुआ है 67। किडनी की सारे के सारे, इसमें स्प्लीन की सिंकिंग के 2 प्रकार हैं। यहाँ से 66 से शुरू करके 67 में आया है। तो इसमें से आधे पेज से ज्यादा करने के लिए ये हमें स्प्लीन, कुछ आप बता सकती हैं स्प्लीन के बारे में, स्प्लीन किस तरह से ऑर्गन को होल्ड करके रखता है, थोड़ा बहुत 2-4 लाइन आप कर सकती हैं। उसके बाद इसमें जितने भी सिंकिंग के सिम्टम और स्प्लीन की सिंकिंग के, उसको आप इसको अगर उसमें ले लेती हैं, कवर कर लेती हैं, तो हमारा ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के लिए सफिशियंट है। फिर हमारे पास है 4th नंबर पे चाइनीज निदान पद्धति के प्रकार को बताया। तो इसमें जैसे अभी हमने देखा था लुकिंग, स्मेलिंग, ये लुकिंग, स्मेलिंग, हियरिंग। अभी जो हमने इस क्वेश्चन के बारे में, रोगी की संरचना के बारे में बताया था लॉन्ग क्वेश्चन में, चैप्टर 9 पेज नंबर 93। तो उसमें से जाकर आप इसका क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छी तरह से बना सकती हैं। फिर हमारे पास 4th में कोलैप्स ऑफ की से आप क्या समझते हैं। तो इसके लिए हमें अपने चैप्टर नंबर 5 पेज नंबर 70 में हमारे पास बहुत ही अच्छे ढंग से इसको ब्रीफ किया गया है, कोलैप्स ऑफ की के बारे में बताया गया है। तो इसको आप जितना यहाँ पर लिखा हुआ है, उसको एक एक चीज को अगर थोड़ा सा अभी अगर लेती हैं, हार्ट यांग कोलैप्स, लार्ज इंटेस्टाइन की कोलैप्स, इसको भी लेती हैं, इससे पहले थोड़ा सा आप बता सकती हैं की के बारे में। और कोलैप्स जब बहुत ज्यादा सिंकिंग के बाद का अगला स्टेप होता है कोलैप्स। तो इसमें इतना 2 लाइन लिखने के बाद अगर अपने फिर बुक से अगर हेल्प लेती हैं पेज नंबर 70 से, तो इस क्वेश्चन के लिए उतना आंसर सफिशिएंट होगा। तो इस तरह से बीएचबी का 2nd सेमेस्टर बीएचबी का क्वेश्चंस जो हमारा रिटन क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, इस तरह से हम कवर कर सकते हैं। फिर हम अपने लास्ट सेगमेंट में आते हैं, सेक्शन 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। तो इसमें है टीसीए में एनर्जी का नाम क्या है। इसमें हम आंसर दे सकते हैं, ABCD करके लिया हुआ है, जो सही आंसर है उसमें हम टिक कर सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 इसका ऑप्शन सी है, क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन नंबर सी, और उसके बगल में आप अपने के लिए, एग्जामिनर की सुविधा के लिए, अपने सही आंसर को आप तुरंत वो देख सके, इसके लिए आप की भी सामने में लिख सकती हैं। मतलब इस तरह से आप लिख सकती हैं, क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन नंबर सी की, QI की। तो उसमें आपको मतलब एग्जामिनर को भी दिक्कत नहीं होगी और उन्हें भी चेक करने में आसान होगा। फिर 2nd नंबर पर हमारे पास शरीर में ऊर्जा प्रवाहित होती है। तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन नंबर डी, और उसके बगल में आप निरंतर लिख सकती है। फिर है 3rd नंबर, टीसीएम में निदान के तरीके। तो 4 निदान के तरीके हैं, तो 3rd का ऑप्शन होगा, 3rd का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 4th है, इसमें से कौन सा yin नहीं है, इसका आंसर 4th का डी, ईस्ट। फिर है 5th नंबर में कौन सा, इनमें से कौन सा एक yin है। तो इसमें हम एंटीरियर, 5th का सी। 6th का गैदरिंग की बनता है सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी लंग्स। 7 सिंकिंग ऑफ की होता है ऑप्शन, इसमें भी ऑप्शन नंबर सी स्प्लीन में। किडनी की डिफिशियंसी, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बार बार पेशाब आना। 9th का है ट्रिपल बार्बर का सोर्स पॉइंट है, ऑप्शन नंबर सी TW4। फिर 10th नंबर पर है कोलैप्स ऑफ की से प्रभावित अंग है, ऑप्शन नंबर सी LI। रक्त 11th का है रक्त संबंधी रोग के प्रकार है, ऑप्शन नंबर बी 4। क्वेश्चन नंबर 12 जीवन सत्य से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी 12 का सी किडनी। 13 है कौन सा एक 8 निर्देशक सिद्धांत है,
13 का ऑप्शन है डी, गर्म ठंडा। 14, बीमारी के कितने चरण है? ऑप्शन नंबर सी 6। मार्गोल्लंघन में ऊर्जा प्रवाहित होती है, ऑप्शन नंबर डी विपरीत। 16, की से संबंधित रोगों के प्रकार, ऑप्शन नंबर सी आंसर 5। बाह्य आक्रमण से रक्षा करने वाला अंग है, ऑप्शन नंबर सी फेफड़ा लंग्स। 18, राइजिंग की से संबंधित अंग है, ऑप्शन नंबर डी स्प्लीन। फूड की ट्रांसपोर्ट करने वाला अंग है, ऑप्शन नंबर सी स्प्लीन। 20, शारीरिक द्रव्यों से संबंधित रोगों के प्रकार होते हैं, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 3। तो इस तरह से हम अपना ये सेमेस्टर 2 का बीएचपी नहीं सॉरी चाइनीज का भी क्वेश्चन असाइनमेंट पेपर हम इस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। सर इसका हो गया, फिर आगे। हाँ बता दो, बताना चाहो। ठीक है, तिवारी जी इसके तिवारी जी बताना चाहते हैं, बताइए। हाँ सर। आयुर्वेदिक सुधा जी अगर बताए तो बताइए। नहीं तो असाइनमेंट इसमें कौन कुछ करना, थोड़ा आप सुधा बता दें, आप बता दीजिए। ये तो असाइनमेंट है, इसमें कुछ करना नहीं है, ये लिखना उन्हीं को अपने हिसाब से। जी जी सर हाँ बताऊं क्या? हाँ सर बताइए। तिवारी सर बताऊं? नहीं आप बताइए, हम आप ही को मौका है। बताइए ठीक है, बताइए। अभी आखिर से आया ही हूँ दौड़ते हुए। हाँ बिल्कुल सर। तो चलिए आप। अब हम अपने लास्ट चीज पर आते हैं, सेमेस्टर 2 आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर। तो इसमें जैसे अभी अब तक हमने देखा है बीएचपी चाइनीज, उसी के अकॉर्डिंग इसमें भी 3 सेगमेंट्स में है, 3 सेक्शंस में है। पहला लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और उसके बाद मल्टीपल क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, आकाश और वायु द्रव्य के बारे में लिखिए। तो इसके लिए आयुर्वेद के लिए हम 2 बुक को इसमें हमारे सिलेबस में चरक 1 और चरक 3, इन दोनों की हेल्प से हम अपने क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। तो इसमें हम चैप्टर 4 आकाश और वायु द्रव्य के बारे में हम चरक 1 में चैप्टर 4 में अगर हम इसका आंसर देखते हैं तो हमें पूरी तरह से इसका 3-4 पेज का क्या आयुर्वेद है, और इस क्वेश्चन का आंसर हम जितना चाहे, इतने सारे वीडियो हमारे इस क्लासेस में अवेलेबल है, समवाय क्लासेस में, और सर के क्लासेस इतने हैं, जितना इन ब्रीफ करना चाहे उतना जा सकते हैं। लेकिन असाइनमेंट बुक में कॉपी में लिखने के लिए हम चैप्टर 4 से इसका आंसर हम देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास 5 पराभौतिक द्रव्यों के बारे में बताइए। तो हम अभी तक हमने देखा 10 ये है मेटाफिजिकल एलिमेंट, 5 फिजिकल 5 मेटाफिजिकल है। तो इसके लिए भी हम चैप्टर 4 पेज नंबर 73 से इसका आंसर हम स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें पूरी तरह से बहुत अच्छी तरह से लिखा गया है, मेटाफिजिकल काल से शुरू किया गया है। इसको हम अपने हिसाब से बना करके द्रव्यों के बारे में कुछ शुरुआत में द्रव्यों के बारे में थोड़ा 4-5 लाइन का इंट्रोडक्शन दे दें। और हाँ, एक बात और बताऊंगी कि इसमें एक्चुअली ये आयुर्वेद की हमारे आयुर्वेद के सिलेबस में बहुत सारे श्लोक को लिया गया है। तो अगर आप श्लोक का, जैसे हमने बीएचपी में ये किया था, मैं प्रायोरिटी दी थी, अगर पिक्चर हम सही बनाते हैं तो उससे हमारा इंप्रेशन भी अच्छा बनता है। तो ऐसे अगर आप श्लोक को इसमें अगर लेते हैं, जहाँ जरूरत हो, ऐसे नहीं कि कहीं भी हमने डाल दिया, जहाँ जरूरत हो अगर उसको हम इनपुट करते हैं, श्लोक को ये करते हैं, तो हमारा इंप्रेशन अच्छा बनता है। इसके लिए आप देख सकती हैं हर एक चीज में हमारे जैसे काल में श्लोक है, अगर जरूरत हो तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको ले सकती हैं और ले सकते हैं, और इसका आंसर हम कर सकते हैं। तो इसके आंसर के लिए जैसे कि मैंने बताया, चरक 1 पेज नंबर 73 से इसका आंसर देख सकते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास है आयुर्वेदिक त्रिसूत्र की व्याख्या करें। तो इसके लिए हम अपने चरक 1 और चरक 3 इन दोनों में ही हमें त्रिसूत्र के बारे में हमें आंसर अगर देना चाहे इसका, तो हम दोनों में से ही इन ब्रीफ हम बहुत अच्छे तरह से इसका दे सकते हैं। तो चरक 1 में है, शुरुआत में ही है पेज नंबर 17 में इसके बारे में बहुत अच्छे से लिखा गया है, जिससे कि आप इसका आंसर दे सकते हैं। और फिर इसके बाद चरक 3 के पेज नंबर 7 से हर एक सूत्र के बारे में दिया गया है। अगर हम चरक 3 में देखें, इसका आंसर चरक 1 में से करने के बाद चरक 3 से अगर हेल्प लेते हैं, तो उसमें पेज नंबर 10 से हर एक सूत्र, पहले तो त्रिसूत्र के बारे में चरक 1 से हम मदद लेंगे, फिर हर एक सूत्र के बारे में, त्रिसूत्र के जितने भी ये हैं, इसमें 3 सूत्र आते हैं, इसमें से अगर पेज नंबर 10 से लेते हैं, इसका आंसर हम बहुत अच्छे तरह से चार्ट बनाकर भी त्रिसूत्र के बारे में चरक 3 में पेज नंबर 9 पर दिया गया, उससे भी मदद ले सकते हैं। और पेज नंबर 10 जैसा कि मैंने बताया उसमें, उसके बाद इस तरह से दोनों बुक की सहायता से हम
इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसमें क्लॉक दी गई है तो क्लॉक भी मेंशन कर सकते हैं ना? सॉरी मैम, क्लियर नहीं हुआ, क्या कहा आपने? एक क्लॉक भी दी गई है ना इसकी? त्रिसूत्र की वो चार्ट तो यहाँ दिख रहा है मैम, पेज नंबर 9 में। आप क्लॉक ठीक है कहाँ की मैम। बात कर, मैं मैम क्लॉक की नहीं, वो तो मुझे लग रहा है आप उसकी बात कर रहे हैं सर। वो हाँ, आयुर्वेद में अपना वो ऑर्गन क्लॉक की तरह होता है ना, वात पित्त कफ। हाँ, शायद हाँ, मैम उसकी बात कर रही है। नहीं वो नहीं वो नहीं वो नहीं नहीं वो नहीं मैम, ये त्रिसूत्र है, त्रिसूत्र। त्रिसूत्र की बात है। हम्म, हेतु तो लिंग इसके औषध ज्ञानम स्वस्थातुर प्राणम त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम, वो है। हाँ, वो जो आप क्लॉक की बात कर रही है ना, वो दूसरा है, वात पित्त कफ दोष की बात है वो। तो इसको आप दोनों बुक की सहायता से पहले चरक 1 से शुरुआत में इसका इंट्रोडक्शन जैसे हम किसी चीज का देते हैं ना, उससे शुरू करके चरक 3 के पेज नंबर 9 का जो चार्ट है उसकी मदद से फिर हम इसको पूरी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। फिर इसके बाद हम सेकंड सेगमेंट में अगर आते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट क्वेश्चंस में, तो इसमें सबसे पहला है समवाय से आप क्या समझते हैं। तो इसके लिए अगर हम चरक 1 पेज नंबर 46 में देखते हैं, इसके लिए भी शॉर्ट क्वेश्चन है। तो आधा पेज से आप एक पेज में इसको कर सकती है, कवर कर सकती हैं। मार्क्स के लिए, मार्क्स के ये से 5 मार्क्स का है, 3 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, तो 5 मार्क्स के लिए आप आधे से एक पेज में अगर इसका आंसर देंगी तो सफिशियंट है वो। तो पेज नंबर 46, पेज नंबर 46 में हमारे पास यहाँ समवाय पॉइंट नंबर 6, इससे इसकी मदद से हम इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। फिर दूसरा है हमारे पास आत्मेन्द्रियाणि संयोग से आप क्या समझते हैं। इसके लिए फिर हम दोनों ही बुक चरक 1 और चरक 1 में पेज नंबर 19 और चरक 3 में पेज नंबर 21, इन दोनों की मदद से इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। तो चरक 1 में पेज नंबर 19 में हम इसका आंसर देखते हैं। इसमें बिल्कुल पूरी तरह से जितना इस क्वेश्चन को, शॉर्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए जितना कुछ चाहिए हमें मटेरियल, वो पूरी तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है। पेज नंबर 18 में है, चरक 1 पेज नंबर 18, बिल्कुल उसको अलग अलग करके विच्छेद करके इसमें दिया गया है। इसकी मदद से हम ले सकते हैं। और फिर एक बार चरक 3 में पेज नंबर 21 देखते हैं, उसमें भी इसके इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही अच्छे ढंग से दिया गया है। पेज नंबर 20, इसमें भी पूरी तरह से इसके बारे में ब्रीफ किया गया है। तो आप अपने हिसाब से दोनों बुक से पहले, सबसे पहले पढ़कर उसमें से जितना अगर आपको सफिशिएंट लगता है अपने हिसाब से इसका आंसर दे सकती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3, द्रव्य की परिभाषा। द्रव्य की परिभाषा लिखने के लिए, इसके लिए हम इसमें चरक 1 में चैप्टर 3 पेज नंबर 28, पेज नंबर 28 में हम अगर देखते हैं, हमारे पास पूरा एक टॉप ये है सेगमेंट ही है द्रव्य। नंबर 1 में है आयुर्वेद के 6 घटक, चैप्टर नंबर 3 आयुर्वेद के 6 घटक में पेज नंबर 28 में है द्रव्य। उसके बारे में इन ब्रीफ पूरा दिया गया है, द्रव्य, कर्म, गुण, सूत्र, सामान्य गुण, सबके बारे में दिया गया है। तो इसकी सहायता से आप अपना आंसर उसमें अपना आंसर कर सकती हैं। फिर 4th नंबर पर है 10 द्रव्यों एवं 10 सामान्य गुणों के बारे में लिखिए। तो इसके लिए हम चरक 1 में पेज नंबर 26 में इसी चैप्टर में पेज नंबर आयुर्वेद के 6 घटक चैप्टर में ही अगर इसी चैप्टर में पेज नंबर 3 चैप्टर नंबर 3 पेज नंबर 26, इसी से अगर हम मदद लेते हैं तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे तरह से, इसको हम इसके लिए थोड़ा इन ब्रीफ अगर पढ़ने के बाद या सर का वीडियो देखने के बाद इसमें से इस क्वेश्चन को आंसर करने में हमें मदद मिल सकती है, आप उससे इसको सॉल्व कर सकती है। फिर है 5th नंबर पर है काल काल का संबंध शरीर के किस तंत्र से है, इससे संबंधित 5 रोगों के नाम बताइए। तो इसके लिए हम चरक 1 चरक 3 इन दोनों बुक की, चूंकि लॉन्ग ये शॉर्ट क्वेश्चन है इसलिए बहुत ज्यादा नहीं लेंगे, थोड़ा थोड़ा दोनों बुक की मदद से। अगर यही लॉन्ग क्वेश्चन होता तो हम दोनों बुक की मदद से बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन का आंसर बना सकते थे। फिर भी हम दोनों बुक की मदद से शॉर्ट क्वेश्चन का भी आंसर लिख सकते हैं।
तो चरक 1 में चैप्टर 4 अभी हमने देखा था किसी क्वेश्चन के आंसर के लिए, चैप्टर 4 पेज नंबर 73, काल के बारे में पूरा ब्रीफ में दिया गया है। इसका हम क्वेश्चन अभी तुरंत हमने लॉन्ग क्वेश्चन में भी इसका देखा था, नहीं लॉन्ग क्वेश्चन में, शॉर्ट क्वेश्चन में ही था, काल के बारे में, इसके बारे में पूरा हम इसमें देख सकते हैं। चरक 1 में पेज चैप्टर 4 पेज नंबर 73, इसमें पूरा काल के बारे में हमें लिखा दिया गया है। ऐसे 6 पॉइंट पर इसका ब्रीफ किया गया है। इसके बाद चरक 3 में चैप्टर 1 पेज नंबर 10 में, हाँ हेतु सूत्र, अभी सूत्र देखा था, सॉरी अभी इससे मैं रिलेट करी थी, अभी हमने हेतु सूत्र के बारे में देखा था ना, त्रिसूत्र के बारे में, उसमें भी काल के बारे में देखा था। तो इस दोनों की मदद से हम अपने इस क्वेश्चन के आंसर को पूरी तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। और उसके बाद अगर काल से रिलेटेड बीमारी के बारे में अगर हमें जानना हो, जैसा कि इसमें पूछा गया है, तो इसके लिए हम चरक 1 पेज नंबर 73 से हम इसका आंसर लिखना शुरू करेंगे। लेकिन पेज नंबर 76 में अगर आते हैं तो इसमें बहुत तरह से, इसको थोड़ा सा मैं ये कर देती हूँ, काल से रिलेटेड जैसे हमारा काल द्वारा उच्च रक्तचाप, आर्थराइटिस, पेज नंबर 77 में लिखा हुआ है आर्थराइटिस, इस सभी बीमारियों के बारे में हमें लिखा गया है। फिर इसके बाद है नर्वस सिस्टम से, जितने, चूंकि ये नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड या बॉडी सिस्टम, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जितने भी बीमारी है, भय, हर्ष, आक्रोश, या जैसे कि अभी इसके बारे में बताया उच्च हाई बीपी और आर्थराइटिस, ये सभी के बारे में भी इसमें हम मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद अब अपने तीसरे सेक्शन में चलते हैं, वह है मल्टीपल क्वेश्चन। तो पहले में है आयुर्वेद को कहा जाता है, उसका ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन डी, 5वां वेद। दूसरा, भौतिक द्रव्यों की संख्या है सी 5। तीसरा, सामान्य गुणों की संख्या है ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी 10। त्रिसूत्र में शामिल है, 4th का ऑप्शन है डी, उपरोक्त सभी। 5th, आकाश का गुण है ऑप्शन नंबर बी, मृदु। 6, आयुर्वेद का ज्ञान भारद्वाज को दिया था, ऑप्शन नंबर डी, इंद्र। फिर है इसमें से आयु का घटक है, ऑप्शन नंबर सी, आत्मा। 8, विशेष गुणों की संख्या है, ऑप्शन नंबर डी, 20। फिर है 9th, कौन सा एक सामान्य गुण है, ऑप्शन नंबर सी, संयोग। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा विशेष गुण है, ऑप्शन बी, सूक्ष्म। 11, पृथ्वी से संबंधित गुण है, सी, स्थूल। 12, पराभौतिक तत्वों की संख्या है, ऑप्शन बी, 5। 13, वात में शामिल है, डी, ऑप्शन नंबर डी, आकाश और वायु। 14, पित्त में शामिल है, ऑप्शन नंबर ए, अग्नि और जल। 15, मांस धातु से संबंधित जोड़ है, ऑप्शन नंबर सी, राइट स्मॉल फिंगर पित्त ज्वाइंट। 16, सूक्ष्म गुणों से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी, आकाश। दिशा से संबंधित अंक है, सी, ऑप्शन नंबर सी, 7। आयुर्वेद के मुख्य घटक है, 18th, आयुर्वेद के मुख्य घटक है, ऑप्शन नंबर सी, 6। 19, दाहिने अंगूठे से संबंधित द्रव्य है, ऑप्शन नंबर डी, तम। और लास्ट है 20, मज्जा से संबंधित जोड़ है, ऑप्शन नंबर सी, लेफ्ट रिंग फिंगर पित्त ज्वाइंट। तो इस तरह से हमारा आयुर्वेद का भी सेमेस्टर 2 का असाइनमेंट क्वेश्चन आंसर वो खत्म हो रहा है। ठीक है सर। तिवारी जी, सर। बीएचबी आ गया, अच्छा, बीएचबी 2, अब ये वाला हो जाए तो फिर अगले वाले उसमें 2 करा देंगे, चाइनीज और आयुर्वेदिक हम लोग करा देंगे। ठीक सर। अब ये सब बताते जाइए, पूछते जाइए, तो तेजी से निकलता जाए, कोई बहुत बड़ी मालूम बताने। सर अभी मॉडल क्वेश्चन होगा ना सेमेस्टर 2 का? मॉडल प्रश्न है ये, देखिए ये इसका है, ये है आपका जनवरी से जून 2024 का है मॉडल पेपर। इस बुक से सर आपने अलग से लिया, बुक से नहीं है? बुक से नहीं है, इसमें है। क्वेश्चन पेपर एक्चुअल है। हाँ, एक्चुअल पेपर है। नंबर ऑफ हार्ट, कौन से सन का बोला आपने? ऊपर सन दिया हुआ है, सर ने दिखाया था ना अभी, जून 24। जनवरी से जून 2024। ठीक है सर। नंबर ऑफ पंप, हाँ चलिए बोलते जाइए सब लोग। हाँ तिवारी जी बताइए, पूछते जाइए, जल्दी बताते जाइए बस। हार्ट में जो पंप की संख्या है वो कितनी है? 2 है, और 4 चेम्बर होते हैं और 2 पंप होते हैं। लेफ्ट साइड
लेफ्ट साइड वाल्व, बाएं तरफ कौन सा होता है ये जानना है, बाएं तरफ बाद में आता है। किसी को बोलना लेफ्ट साइड में कौन सा है, ट्राइकस्पिड है कि बाइकस्पिड है? ट्राइकस्पिड सर। ठीक, बाइकस्पिड, बाइकस्पिड। बाइकस्पिड करेक्ट, ट्राइकस्पिड राइट साइड में है, वो जब एंट्री होता है तब। इम्पल्स जनरेट हार्ट में कौन करता है, हम लोग बात किए थे, हैं? SA नोड, साइनो एट्रियल नोड पल्स जनरेट करता है हार्ट में, SA नोड, उसके बाद AV नोड को जाता है, तो जनरेट करता है SA नोड। डायस्टोल टाइम ऑफ राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, कितनी देर तक आराम करता है? 0.7 सेकंड। जी 0.7। कौन सा? सर 0.7 सेकंड बोलिए मैम। 0.7 नहीं, ना ना ना, देखिए डायस्टोल होने कम काम करता है, उस समय काम नहीं करता है, ये मतलब है फंक्शंस आराम करता है 0.5 सेकंड, ये 0.3 सेकंड में काम करता होगा ना। तो 0.7 सेकंड आर्टरी सिस्टोल होता है, उसके बाद 0.7 सेकंड तक वो डायस्टोल रहता है। हाँ 0.7, ये तो आप उसका बता रहे हैं एटीएम का, ये ऐसा है ना, एटीएम को बता रहे हैं 0.1 सेकंड को होता है, वो जरूर है 0.7, लेकिन ये राइट वेंट्रिकल का पूछ रहा है, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट एंड राइट दोनों का पूछ रहा है, वेंट्रिकल का पूछ रहा है, तो वेंट्रिकल 0.3 सेकंड में काम करते हैं, 0.5 सेकंड आराम करेंगे। जी नोट कर लीजिए, सी ऑप्शन है। चलिए आगे आगे और लोग बंद रखें, वो बहुत आवाज हो रही है। हाँ, नंबर ऑफ लोब्स, राइट लेंस 3, राइट लेंस में 3 लोब हैं, राइट लेंस में 3 लोब है और लेफ्ट में 2 हैं। 2 प्लूरल मेम्ब्रेन। हाँ चलिए आप बोलते जाइए आप लोग। डबल लेयर होती है। ठीक, वेरी गुड। चलिए आगे। इसी लेयर के बीच में कुछ आ जाता है तो रोग हो जाता है, पानी आ जाता है, हाँ, मुकस आ जाता है, तो एक करेक्ट। मसल्स व्हिच टेक पार्ट इन रेस्पिरेशन, ऑल गुड। डायफ्राम, बैक, ठीक, वेरी गुड, सब लेता है। चलिए सेलुलर नेक्रोसिस, स्टोर्ड नेक्रोसिस 20% में भी पढ़ रही थी, आज ही पढ़ रही थी। हाँ 20% होगा तो सेलुलर नेक्रोसिस हो जाएगी। चलिए हाइपोक्सिया इफेक्ट्स, बोलिए तिवारी जी, पूछते। हाँ, हाइपोक्सिया जो है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का हाइपोक्सिया है ना, ऑक्सीजन की कमी जो हो जाती है, तो डेट इज इफेक्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम। नहीं, सारे वो करेगी, हाइपोक्सिया माने ऑक्सीजन कमी हो गई तो कमी हो गई तो जीएक्टिव करेगी, करेगी, ऑल करेगी, ऑल सही है। हाइपोक्सिया मींस शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन। हाँ हाइपोक्सिया दिया है ना, तो 3 या 4 दिया है, तो उसमें हाँ सभी करेगी। चलिए ईच किडनी इज मेड अप ऑफ 1 मिलियन हाँ 1 मिलियन नेफ्रॉन। कप लाइक स्ट्रक्चर, बोमेन कैप्सूल, यस सर, कैप्सूल, मोमेंट कैप्सूल है। मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ ग्लूकोज एक्सक्रीटेड किडनी से 135 ± 10 mg पर मिनट एक्सक्रीट होता है। अधिकतम, हाँ अधिकतम जो लिखा रहता है वो लिखा है ना, मैक्सिमम। हाँ दीज आर बॉडी वेस्ट। हाँ चलिए ये बताएं आप लोग, बॉडी वेस्ट व्हिच रिमूव्ड फ्रॉम द किडनी, ऑल करेक्ट, तो करता है। गुड। चलिए आगे। हाइपोक्सिया की स्थिति में किडनी क्या सीक्रेट करेगी, रेनिन, एरिथ्रोपोइटिन की बोथ? हाइपोक्सिया में से एरिथ्रोपोइटिन सीक्रेट करेगी, दोनों करेगी, रेनिन भी करेगी, एरिथ्रोपोइटिन भी करेगी, दोनों की आवश्यकता है। उसको ब्लड बढ़ाना भी है और उसको जो है उसके कुछ फंक्शन को जो है जल वगैरह को शोषित भी कुछ करना है, तो दोनों में हाइपोक्सिया की दशा में पढ़िएगा, किडनी के चैप्टर में हाइपोक्सिया में किडनी दोनों करते हैं, रेनिन और एरिथ्रोपोइटिन दोनों करती है। दीज आर लोकल, लोकल हार्मोन कौन है, गैस्ट्रिन, एसिटाइलकोलिन और ब्रेडिकिनिन, तीनों है। हाँ ये लोकल माने वो जो वहीं पर काम करते हैं और नहीं करते। इंसुलिन, ये क्या ट्रू हार्मोन है कि टॉपिक है कि बोथ है?
इंसुलिन कौन रिलीज करता है? पैनक्रियाज। पैनक्रियास से। अब ये ट्रू है कि ट्रॉपिक है, ये बताना है। सर ट्रॉपिक है क्योंकि हाँ? ये नहीं नहीं, टॉपिक माने जानते क्या है? जहां एच लिखा हो, जहां डीएच लिखा हो, जहां कुछ लिखा हो स्टिमुलेटिंग हार्मोन एसएच, उस तरह का जहां स्टिमुलेटिंग हार्मोन लिखा हो वो आपका टॉपिक है, क्योंकि वो काम नहीं करता। देखिए टॉपिक माने जो काम नहीं करता, काम करवाता है। ट्रू हार्मोन जो काम बेचारा करता भी है। हाँ। ठीक है, ये समझिए, ये अंतर है। और लोकल माने जो अपने घर में बना रहता है, कहता भैया हम यहीं बैठे रहेंगे, नहीं काम करेंगे। ठीक है। तो टॉपिक हार्मोन वो होते हैं जो एफएसएच एलएच जो भी नहीं, एलएच नहीं, जो जहां स्टिमुलेटिंग हार्मोन जहां लिखा हुआ है वो आपका टॉपिक हार्मोन है। और ट्रू हार्मोन माने इंसुलिन तो ट्रू हार्मोन है, ये हर जगह फंक्शन करता है सारे सेल्स को, तो ठीक है, वो ट्रू हार्मोन। एडीएच सीक्रेट होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। दो ही पिट्यूटरी से एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है, एंटीरियर पिट्यूटरी से होता है। हाँ, कौन? एडीएच? ना ना ना, दो ही हार्मोन तो है जो बाहर से होते होंगे। तो एडीएच है, एडीएच तो दूसरे से मतलब जो जिसे दो होता है खाली, एडीएच पोस्टीरियर से होता है। पोस्टीरियर है, एडीएच और ऑक्सीटोसिन जो है पोस्टीरियर से होता है। नहीं, हाँ पोस्टीरियर से, वही। और आप समझिए पोस्टीरियर पिट्यूटरी वास्तव में कोई काम नहीं करता, पहले आप समझ लीजिए। ये जो है हाइपोथैलेमस सब काम करता है, ये केवल उसको काम, ये राजा बेटा है, स्टोर करता है, ये राजा बेटा है, ये बस स्टोर करता है। वर्चुअली जीव जब आपका भ्रूणावस्था में डेवलपमेंट हो रहा था तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी नर्वस सिस्टम और एंटीरियर पिट्यूटरी एब्डोमेन का पार्ट था, ये सौतेला बेटा है। इसलिए समझिए ये सबसे काम करना पड़ता है सौतेले बेटे को। और राजा बेटा कौन है? पोस्टीरियर। दो हार्मोन वो भी निकालता नहीं है, कहता है हाइपोथैलेमस। याद रखिए इस तरह, तो याद रहेगा हमेशा के लिए, ठीक है। स्टोर करता है अपने पास। हाँ बस वो आता है, बनाता वो हाइपोथैलेमस, इसको निकाल देता है बस। इट फॉर्म्स रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। कौन करते हैं? एल्वेलर, इपिथेलियम, कैपिलरी, एंडोथेलियम। रेस्पिरेटरी माने जहां पर ऑक्सीजन का दोनों का मिलान होता है, तो दोनों करेंगे, एक कैपिलरी वाला करेगा, एक एल्वेलर करेगा, एक है ना, फंडा है, दो रहेंगे तभी तो मिलेंगे, ठीक है। बोलिए हम लोग, आप हाँ बोलते जाइए। इट इज कॉल्ड स्पीच बॉक्स, लैरिंग्स। लैरिंग्स, वेरी गुड। लंग्स प्योरीफाई कितने लीटर आता है? जितने लीटर भेजा जाएगा उतना लीटर करेगा, तो 5 लीटर भेजते हैं। याद करिए ना, पूरा शरीर में 5 लीटर रक्त है और वही आपका सर्कुलेट होता है 0.8 सेकंड में, और वही आपका लंग्स कर देता है। तो इस तरह याद रखिए। हार्ट रिसीव्स ब्लड थ्रू कॉर्नरी आर्टरी। अपना उससे अपने को लेना है तो कॉर्नरी वाले कहलाते हैं। वॉल्स ऑफ आर्टरीज आर मेड ऑफ स्मूथ मसल फाइबर, इलास्टिक मसल फाइबर बोथ, क्योंकि इनको स्मूथ फाइबर भी कहते हैं और ये इलास्टिक है, इलास्टिसिटी होने की वजह से इलास्टिक मसल फाइबर भी जुड़े रहते हैं इसमें। स्मूथ इसलिए कि इनका आपका कंट्रोल नहीं है, इसलिए स्मूथ है। हाइपोक्सिया में भी हाइपोक्सिक, हाँ यस, एनेमिक और हिस्टोटॉक्सिक, उसमें कोई भी केमिकल भी। नेफ्रॉन परफॉर्म्स फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, दोनों करता है। भी करेगा, पहले फिल्ट्रेशन करेगा और ऊपर डिस्टल क्युमुलेटिव क्या करेगा? रेजॉर्प्शन। ट्राइगोन एरिया पार्ट किसका है? बोलिए जल्दी बोलिए। सर यूबी वहीं पे आके एक शरीर निकलता है और यहीं पर ट्राइगन में ही पथरी होता है। यस, जब पथरी होता है तो ट्राइगन वाले मुंह पे जमा हो जाता है तो यूरिन बाहर नहीं निकलता है। ये वही लगता है ट्राइगन। थायराइड ग्लैंड कहाँ है? प्रेजेंट कहाँ है? थ्रोट सर, थ्रोट, ये सामने में सर। हाँ ठीक, वेरी गुड। थायराइड एंड थायराइड बोथ एक साथ है। इट कंट्रोल्स द एक्टिविटी ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन करता है? हाइपोथैलेमस। हाँ, मालिक वही है। हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। अगर ग्रोथ हार्मोन खूब हो जाए तो क्या होगा? खली, हाँ खली बढ़ जाएगा। खली हमारे यहाँ खली है, यही है। in case of hypocalcemia, the person will have carpopedal spasm, laryngeal spasm, nausea, सब होगा।
हाइपोकैल्सियम माने कैल्शियम जो है, कैल्शियम कमी हो जाएगी, कार्पोपेडल स्पाज्म भी होगा, सारी आंखियां हाथ अठेंगे, लेरेंजियल स्पाज्म होगा, बोल नहीं पाएगा, नोजिया वोमिटिंग सब होगी। आइलेट ऑफ लैंगरहान, इंसुलिन sir. ग्लूकागोन, तिवारी जी बताया। ये पैनक्रियाज है, दोनों। पैनक्रियाज को बोलते हैं, ये काम हाँ। दोनों करता है, इंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। Yes, sir. पैंक्रियाज का दूसरा नाम क्या है? यही है, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। आइलेट, Yes. है ना। आइलेट वो उन्होंने लैंगरहान जो वैज्ञानिक थे उन्होंने खोजा था कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स, तो उन्हीं पर देखा था कि ये इंसुलिन और ग्लूकागॉन निकालते हैं, तो इसीलिए। अभी एक और सोमैटोस्टेनिन भी होगा। वो अल्फा बीटा सेल्स होते हैं ना। हाँ, हाइपर सिक्रेशन ऑफ एल्डोस्टेरोन, अगर एल्डोस्टेरोन खूब हो जाए तो क्या हो जाएगा? एक दो बीमारियां हैं, एक कोन्स सिंड्रोम, एक कुशिंग सिंड्रोम। तो कौन होगा इसमें? कौन नोट करिए, ठीक है। एक कशिंग सिंड्रोम जो होगा वो उससे, उसकी वजह से होगा क्या बोलते हैं, कौन, कार्टिजोल, कार्टिजोल की मात्रा अगर बढ़ जाएगी तो कुशन सिंड्रोम होगा, कुशिंग। और अगर एल्डोस्टेरोन की मात्रा बढ़ जाएगी तो कौन सिंड्रोम होगा, ठीक है। अच्छा, इसके इन केस ऑफ शॉक, शॉक की दशा में क्या होगा? कौन कौन सा हार्मोन आपको होम्योस्टेसिस में, ये जरूर जानिए, शॉक जब होता है तो कौन कौन से हार्मोन आपको होम्योस्टेसिस करेंगे? पढ़ रहे थे आप, होंगे सर, तीनों तीनों होंगे, एपिनेफ्राइन, नॉर एपिनेफ्राइन, ये बहुत आपके उसके हैं बिल्कुल बताने वाले, आपको जो है सहायता, हमेशा बेचारे सहायता के लिए तत्पर हैं। एफएसएच एंड एलएच, अब बोलिए आप, हार्मोन सिक्रेटेड का कहाँ से? पिट्यूटरी से। हाँ, पिट्यूटरी से। अब इसमें पिट्यूटरी नहीं लिखी, दोनों इंटीरियर पिट्यूटरी से होंगे। और जाइए कहाँ से? इंटीरियर से होगी, इंटीरियर से, है ना। पिट्यूटरी से होंगी लेकिन इंटीरियर से होंगी ये। इन केस ऑफ एनोमलीज ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, अब देखिए इसका प्रश्न का उत्तर जरा सोच समझ के दीजिएगा। सेक्स क्रोमोसोम की एनोमली होने पर द चाइल्ड में बी मेगोलिज्म, क्लेनफेल्टर, बोथ, नन। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से बताइएगा, सब लोग उत्तर दीजिएगा। एनोमेलाइज, सेक्स क्रोमोसोम की बात कर रहा वो ऑटोसोम की बात नहीं कर रहा। तिवारी जी पढ़ाए थे कि ऑटोसोम अलग है, सेक्स क्रोमोसोम अलग है। मैंगोलिज्म तो होगा ही होगा। मैंगोलिज्म तो इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो ऑटोसोम की प्रॉब्लम है, वो जो है एक्स वाई दोनों में होते हैं, एक्स एक्स होगा या एक्स वाई होगा, लेकिन 45 होगा, 44 होगा, ये सब होगा, तो इसलिए वो होगा ऑटोसोम की प्रॉब्लम से। तो सेक्स क्रोमोसोम की वजह से केवल क्लेनफेल्टर का है बीमारी होगी, क्लेनफेल्टर। हाँ, ठीक है। आप लोग और लोग जो सेकंड सेमेस्टर वाले सुन ले, ये वर्चुअली क्या देखिए, प्रश्न ऐसे कभी पूछते हैं, सेक्स क्रोमोसोम माने होता है जो आपका एक्स और वाई, तो अगर एक्स एक्स है तो ठीक है, एक्स वाई है तो भी ठीक है, लेकिन एक्स एक्स वाई है या एक्स वाई वाई है तो सेक्स क्रोमोसोम की प्रॉब्लम है। लेकिन यदि 45 जहां वहां पर होना चाहिए कितना, 44 होना चाहिए। अब 44 ऑटोसोम अगर मान लीजिए 44 है, 43 हो, 45 हो, तो वो आपको एनोमली कहलाएगी ऑटोसोम की। तो उस वो मंगोलिज्म उसी का, केवल मंगोलिज्म है, उसमें सब पुरुष नारी सब अलग होते हैं, नाक चिपटी ये सब ये होता है, और कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। चलिए आगे, द बोन्स दैट कवर्स हार्ट, हार्ट के सब कवर सामने कौन है कवरिंग? Sternum. यस, बी, स्टर्नम। Yes, sir. ग्लैंड सिंथेसाइजेस दो क्या निकालता है? प्रोस्टेटिक फ्लूइड। देखिए नाम अपने आप समझ, देखिए इसमें बहुत से नाम ऐसे हैं आपको उसी समझ, प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टेट, प्रोस्टेटिक फ्लूइड, प्रोस्टेट, इसमें समझना नहीं है कुछ, ये तो आप नाम से परिचित होइए बस। द फर्टिलिटी विल बी गुड इफ मोर्टेलिटी ऑफ स्पर्म इज 80%। जब आप अधिक होगा तो नेचुरली 80% से कम नहीं। ड्यूरेशन ऑफ फॉलिकुलर फेज इन वुमेन 11 से 13 दिन, ये शुरू का फॉलिकुलर, जो फॉलिकल डेवलप होता है तब का है वो, इसलिए 11 से 13 दिन। आफ्टर द प्लांटेशन ऑफ जाइगोट इन यूटेरस देयर विल बी, क्या होगा? एमिनोरिया होगा कि मेट्रोरेजिया होगा कि बोथ होगा? मेट्रोरेजिया क्यों होगा? उसमें तो पेन होने की बात प्रॉब्लम है। एमिनोरिया माने जो ए माने नो, नहीं होना, तो माने जो मेंसेस नहीं होंगे,
यानी नहीं ए, होंगे। ये नहीं होंगे क्योंकि उसमें जायगोट रिलीज हो गया तो नहीं होगा। ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी पीरियड इन वुमेन कितना है 280 प्लस माइनस 70 अपर चैम्बर ऑफ हार्ट, अब बताइए इसका। एट्रियम। ठीक। ड्यूरेशन ऑफ कंप्लीट रेस्पिरेटरी साइकिल 4 सेकेंड 4 सेकेंड। 4 हाँ 4 सेकंड, सॉरी 8 नहीं। हाँ वहाँ, हाँ जहाँ 4 हाँ, सेकेंड एक होता है वहाँ होता है। 0.8 होता है। 8 था, हाँ बिल्कुल। हाइपरनिया टाइप ऑफ ब्रीदिंग विल बी इन केस ऑफ इंटेंस हीट। हाइपरनिया माने बहुत तेजी से सांस ले रहे हैं, तो यानी क्या होगा, उधरी है ना, वो हांफने भी आ रही, वो दोनों चीजें, इंटेंस हीट, इंटेंस पेन और हाइपर इमोशन। बहुत अधिक आदमी होगा सर, सब में हो जाता है हाँ? हाँ सब में होगा। सभी में होगा ये, ऑल सिक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन इज कंट्रोल्ड बाय, टेस्टोस्टेरोन का कंट्रोल दो ही है। तो स्टेरियन एफएसएच, देखिए ओवरी या पुरुष के दोनों में जो भी बन रहे हैं उनका कंट्रोल वही होता है, एफएसएच और एलएच। लेडीज में भी और जेंट्स में भी दोनों ही कंट्रोल करते हैं, एफएसएच एलएच। इन्हीं के प्रभाव में टेस्टोस्टेरोन भी फंक्शन करता है, उधर उन्हीं के साथ वहां भी ओवरी में फंक्शन होते हैं, ओवरी और बोथ आएगा नहीं यहाँ पे। हाँ बोथ। हाइपर इंसुलिज्म विल कॉज, अब बताइए इसको, इंसुलिन बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा, इंसुलिन बढ़ेगी तो ग्लूकोज कम हो जाएगा, क्योंकि ग्लूकोज ले जाके लीवर के पास कन्वर्ट कर देगा। हाँ, तो इसलिए हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, ग्लूकोज ब्लड में कम हो जाएगा। यस, हायर इंसुलिन ग्लूकोज को कम कर देता है, हाँ, सेल में बढ़ा देगा। बट ये पता होना चाहिए क्यों होगा ये। ठीक है, बहुत बढ़िया। थायरोकैल्सिटोनिन हेल्प्स इन डिपोजिशन ऑफ, अभी थायरोकैल्सिटोनिन देखिए, अभी नाम से पढ़िए क्या है सर, कैल्सिटोनिन, ऐसे नाम पढ़िए कैल्सिटोनिन। तो कैल्सिटोनिन क्या करे, कैल्शियम को तो बोन में करेगा, है ना। तो ऐसे इस तरह समझिए कि ये क्या करे, कैल्शियम को बोन को डिपॉजिट करे। बहुत बढ़िया। इन कंट्रोल, इट कंट्रोल्स ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, कौन करता है बोलिए, महाराजा है ये, सब महाराजा है पूरा। हाइपो, नाम हाइपो है और हाइपर नाम उल्टा है, देखिए हाइपो नाम इसका, हाइपो नहीं, ये तो सब हाइपर है। हाइपर, सारा कंट्रोल इसी के पास है, सारा कंट्रोल इसी पास है। लाइन और ये दोनों मिलके। आप लोग जो प्रश्न पूछ रहे थे, ट्रॉपिक हार्मोन का एग्जाम्पल सुन लीजिए। अब आप बताइए, ट्रॉपिक हार्मोन माने काम नहीं करता, दूसरे से काम कराता है। हाँ, ट्रू माने जो खुद काम करता है। हाँ, तो ये एसएच लिखे माने स्टिमुलाइजिंग हार्मोन है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, भाई काम करो काम करो काम करो। ल्यूटिनाइजिंग है माने एलएच क्या है, ल्यूटिनाइजिंग है। हाँ, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, हाँ बना सा टॉपिक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग वो भी करता है वो भी से, हाँ मतलब जाके स्टिमुलेट ही करता है ना ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन देखिए, अभी रुके, एलएच ना, हाँ बता, ये पढ़ लेते हैं, जो चीज समझ में ना आवे उसको पढ़ लेना। कॉर्पस ल्यूटम बनाने के लिए वो करता है ना, ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ही निकलता है ना कॉर्पस ल्यूटम के लिए, और उसी से वो भी निकलता है। भाई ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, उसमें 12 वर्ष की उम्र में भी पूरा काम करता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तिवारी जी, 13 वर्ष 14 वर्ष की उम्र में जो चेंजेस प्यूबर्टी पीरियड में होते हैं, तो ये वही काम करता है, ये जा करके कहता है भैया ये करो, तो यही टेस्टोस्टेरोन को वहां प्रभावित करता है। करेक्ट, टेस्टिस में ये वहां काम करता है, यूट्रस में भी कराता है, तो इसीलिए एलएच का काम, भूमिका वही है, ये ट्रॉपिक हार्मोन है। ठीक है, तो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन किडनी इज इफेक्टेड बाय, 3 में से कोई होगा, बोलिए। बहुत बढ़िया है। इसमें अभी एक नाम हम लोग बात कर रहे हैं, एल्डो, एडीएच होगा, एडीएच एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। देखिए नाम ही इसका है, क्या होता है डाययूरेटिक हार्मोन, डाययूरेटिक मतलब जो है पानी को कम करेगा, तो रीअब्सॉर्ब कर लेगा पानी को। इंस्पिरेटरी सेंटर ऑफ लंग्स कहाँ पर है, बहुत बढ़िया बताइए, कहाँ पर है। अरे मेडुला में होगा ना,
अरे भाई मेडुला यार भूल जा रहे हो, UB10 मेडुला में हो। मेडुला में वाइटल सेंटर है और मेडुला में आपका कफिंग सेंटर है, वोमिटिंग सेंटर है, ये है, और जनरल सेंटर, मतलब जनरल सेंटर और ये वाइटल सेंटर में आते हैं, ये इंस्पेक्टर लंग्स के सब इसमें है, इसको मत भूलिए, ठीक है। तो ये हम लोगों का अभी हम लोगों ने इतना खत्म किया है। अब हम लोग चाइनीज और उसका सेकंड उसमें अभी क्लासेस होगी, तब हम लोग समाप्त करेंगे। दो हम लोगों का बहुत क्लियर हो गया, तो हम लोग खेमका सर को पुनः याद कर रहे हैं, उनकी ऊर्जा को याद कर रहे हैं। हमारे बीच में डॉक्टर कोमल बालवानी उपस्थित हो गई हैं, समवाई फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सत्यवती कुकरेती जो उपस्थित हो गई हैं, सीनियर थेरेपिस्ट हैं और खुद रेकी मास्टर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में जयश्री चौधरी उपस्थित हैं, समवाई फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में संजय गवंडे जो उपस्थित हो गए हैं, सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। तो हम लोग जो है खेमका सर को याद करेंगे, उनकी ऊर्जा को याद करेंगे। और हम लोग ये क्यों कर रहे हैं, ताकि इससे आप लोग क्लैरिटी थोड़ा सा, जो हम लोग विजन क्लियर हो जाए और हमारे जो अपना असाइनमेंट जो तैयार कर रहे हैं वो पूरा हो जाए, और फिर कुछ प्रश्न हमारे हल हो जाए। मूल ये प्रश्न इम्तिहान के लिए है, मूल भावना हमारी इम्तिहान के लिए नहीं है। मूल भावना ये है कि आपका ज्ञान बढ़े, वो हम लोग और समय में कराते हैं, लेकिन अभी एग्जाम का समय है थोड़ा सा, तो ये मल्टीपल चॉइस भी समझ लीजिए कि इनका भी एक इम्तिहान का एक फोबिया होता है, उस फोबिया को न आप न मतलब हटा दें उस फोबिया को, इसीलिए किताब के लिए ये हम लोग मल्टीपल चॉइस रखा हुआ है। तो हम लोग खेमका सर को याद करते हैं, उनकी ऊर्जा को, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन, इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग 2 मिनट का 3 मिनट का विश्राम लेते हैं, फिर हम लोग आते हैं।